हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देने के लिए हम फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूँ आपके साथ गुंजन मित्तल। आज हम बात करेंगे हमारी ज़िंदगी में बढ़ते तनाव की। तनाव हर किसी को है, किसी को पढ़ाई का तनाव, किसी को नौकरी का, तो किसी को बीमारी का। पर कई बार ये तनाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान के संभाले नहीं संभलता और हमें मानसिक रोगी बनाकर छोड़ता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे द्वारका के मणिपाल हॉस्पिटल के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भागवत नारायण राजपूत से। डॉक्टर भागवत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच मैम। डॉक्टर भागवत, हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस हर किसी को है और किसी भी वजह से हो सकता है, पर क्रोनिक स्ट्रेस क्या होता है, आप इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। स्ट्रेस एक हमारा जो फिजिकल और इमोशनल चेंज है, किसी भी चीज को लेके या किसी भी चेंज को लेके, तो इट्स मोर ऑफ रिएक्शन। इट भी मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो जो भी पॉजिटिव स्ट्रेस होती है, जिसको हम यूस्ट्रेस भी बोलते हैं, लाइक अ प्रमोशन किसी का होता है, या प्रेगनेंसी हो जाती है, या घर में कोई नया मेहमान आ जाता है, तो देयर इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। और इस ओके। स्ट्रेस को जो चेंजेस होते हैं बॉडी के, दैट विल बी मोर ऑफ हैप्पीली चेंजेस, कि जिससे हम खुश होते हैं, मन हमारा खुश हो जाता है, हमें अच्छा लगता है। बट कुछ कुछ चीजें जो होती है, जैसे लॉस ऑफ जॉब हो गया, या किसी को कोई मेडिकल इलनेस है, या किसी की डेथ हो गई, तो ये निगेटिव स्ट्रेस चेंजेस है, जिसको डिस्ट्रेस बोला जाता है। और जिन लोगों के लाइफ में ये चीजें लंबे समय तक रहती है, तो उनका जो रिएक्शन है इस चीज को लेके, बॉडी का रिएक्शन और उनके इमोशंस का रिएक्शन, जो बदलाव उनमें आते हैं, उनको हम क्रोनिक बोलते हैं। आमतौर पे 6 महीने से ज्यादा किसी भी निगेटिव फैक्टर का हमारी जिंदगी में रहना, और उसकी वजह से हमारे शारीरिक और मानसिक मतलब व्यवहार में बदलाव होना, क्रोनिक स्ट्रेस दर्शाता है। ओके। डॉक्टर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो स्ट्रेस है वो खुशी के वजह से भी हो सकता है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर में भी इस तरह की चांसेस होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा उदास हैं, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर से किस तरह से डिफरेंट हुआ फिर? ये डिफरेंट इसलिए होता है कि ये विद इन द नॉर्मल से होता है। जो स्ट्रेस है, इसको हम विद इन नॉर्मल लिमिट्स महसूस करते हैं। ओके। और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इज अ साइकेट्रिक इलनेस। फॉर ओके। एग्जांपल, जैसे कि काफी लोगों को लगता है कि स्ट्रेस इज अ सिनोनिमस विद डिप्रेशन, तो ऐसे नहीं होता है। ओके। स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों की व्याख्या अलग अलग है। तो डिप्रेशन जो है वो निगेटिव स्ट्रेस है, जिसके निगेटिव बॉडीली इम्पैक्ट होते हैं। और उसी तरह से जो एक्सेसिव पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है स्ट्रेस का, तो उसमें हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। कि जैसे किसी को बहुत ज्यादा एक्सेसिव मनी एक्सपेंड करने को मन करना, नए नए बिग प्लान करना, जो रियलिस्टिक नहीं है, तो उसको हम मैनिया बोलते हैं, जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है पॉजिटिव स्ट्रेस का। और ओके। जो डिप्रेशन है वो एक्सट्रीम फॉर्म है निगेटिव स्ट्रेस का। और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मतलब दोनों पोल्स, जिसमें एक पोल में आदमी हद से ज्यादा खुश होता है। स्ट्रेस में हम नॉर्मली खुश होते हैं, बट पॉजिटिव स्ट्रेस में, बट अगर हम हद से ज्यादा खुश है, हद से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, या हम अपने आप को भगवान का मतलब रूप समझ रहे हैं, या बड़े बड़े प्लान जो हमारे लिए फिजिबल नहीं है प्रैक्टिकली, उनको हम प्लान कर रहे हैं, तो हम उसको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का मैनिया पार्ट बोलते हैं। ओके। और जो डिप्रेशन है वो जब आपका कंसिस्टेंटली मूड लो रहता है, आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, आपको स्लीप एपेटाइट आपकी कम हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, और जिसको हम एक कॉग्निटिव ट्रायड बोलते हैं, कि हेल्पलेसनेस सा फील होना, होपलेसनेस सा फील होना, और वर्थलेस फील होना। अगर ये सभी सिम्टम हमें जब आ जाते हैं और इसकी ड्यूरेशन 2 हफ्तों से ज्यादा हो जाती है, तब उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ओके। डॉक्टर, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्रॉनिक स्ट्रेस होने की मुख्य वजहें क्या है? क्या इन प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल। आपके दो सवाल हैं। पहले तो क्रोनिक स्ट्रेस होने की वजह क्या है। मानसिक बीमारियां ज्यादातर आमतौर पे हमारे स्वभाव से जुड़ी होती है। तो जी। जिनके स्वभाव में ही जो थॉट निगेटिव इंक्लिनेशंस बोलते हैं हम, कि किसी किसी का स्वभाव होता है किसी नॉर्मल चीज को भी हद से ज्यादा सोचना, निगेटिव हम्म। डायरेक्शन में सोचना, हद से ज्यादा वरी करना, और थोड़ा सा अनरियलिस्टिक वे में एक्सट्रीम सोचना। तो इस तरह के स्वभाव, जिनको हम अक्सर क्लस्टर सी ट्रेड्स भी बोलते हैं, इस तरह का स्वभाव जिन लोगों में होता है, ये प्रोन होते हैं जल्दी से स्ट्रेस के विक्टिम बनने के लिए, या डिप्रेशन प्रोन या एंजाइटी प्रोन ऐसे व्यक्तिमत को माना जाता है। तो ऐसे स्वभाव वाले लोगों को जब भी कोई परसिस्टेंट या लंबे समय तक कोई स्ट्रेस फैक्टर होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे व्यक्तिमत्व वाला लड़का कोई है या कोई आदमी है, और उसको 6 महीने तक जॉब नहीं मिलता है, और लॉस ऑफ हम्म। जॉब इज देयर, देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ही विल गेट कन्वर्टेड इनटू
डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसको क्रोनिक स्ट्रेस हो जाएगा और वो डिप्रेशन में चला जाएगा। ओके। तो ये हमारे स्वभाव पे भी निर्भर करता है, हमारे सामने जो परिस्थितियाँ है, क्या वो टेम्परेरी है या प्रोलॉन्ग है? जैसे कोविड का आपने पैंडेमिक देखा होगा, तो ये प्रोलॉन्ग था कि विदाउट एक्सपेक्टेशन था, किसी को लगा नहीं था इतने समय तक रहेगा। तो इस तरह से जो पर्सिस्टेंट फैक्टर्स होते हैं, तो ये भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और मतलब डिप्रेशन को बढ़ावा देते हैं। ओके। तो क्या इस प्रॉब्लम को कुछ और हद तक इनको हाँ, हाँ, इन प्रॉब्लम्स को अगर हमें ठीक करना है, तो सबसे पहले हमें वो फैक्टर्स आइडेंटिफ़ाई करने होते हैं कि जिनकी वज़ह से हमें स्ट्रेस हो रहा है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो स्ट्रेस की वज़ह है, वो ऑफ़न मतलब ये होती है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हमारी जो कैपेबिलिटी है, इसमें मिसमैच होता है। काफ़ी बार हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं, जो हमारे एबिलिटी से ज़्यादा होती है, तो उसमें स्ट्रेस होना लाज़मी है। फिर काफ़ी बार हम रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रख पाते और उसके साथ-साथ काफ़ी लोगों में ये भी जो इंट्रोवर्ट होते हैं, उनमें ये भावना होती है कि अगर हम किसी को हेल्प के लिए माँगेंगे, तो वो क्या सोचेगा? तो जी। हम हेल्प भी किसी की लेते नहीं। तो हुँ, अगर हम उस फैक्टर्स पे काम करें, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स की हेल्प लें या उस एरिया में जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी हेल्प लें, तो काफ़ी हद तक स्ट्रेस को कंट्रोल किया जा सकता है। जी। इसके अलावा कुछ बॉडीली चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज़ करते हैं, हुँ, 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग में करते हैं, तो जो सेरोटोनिन लेवल्स होती है, जिसको हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, हुँ, तो सेरोटोनिन की लेवल को बढ़ने में मदद होती है। तो जिससे स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है, वो कम हो जाता है। जी। उसी तरह से अगर हमारी डाइटरी हैबिट्स नॉर्मल हो, कोई एक्सेसिव ना हो, प्रॉपर स्लीपिंग टाइमिंग हो और जो हॉबीज़ है, उसके लिए हम दिन में 1 और 2 आवर्स उसके लिए स्पेंड करें, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें थोड़ा-सा यूफ़ोरिक रखती है, थोड़ा-सा पॉज़िटिव रखती है और मोटिवेटेड रखती है, जिसकी जी। वज़ह से स्ट्रेस का इम्पैक्ट इस तरह के लोगों पे कम होता है। ओके। जैसे कि आपने कहा कि मेडिटेशन और योगा तो काफ़ी हेल्पफुल हैं, पर वो कौन-सी हुँ, स्थिति है जब पेशेंट को मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल। देखिए आप अपने इर्द-गिर्द देख रहे होंगे आजकल डिप्रेशन जो है काफ़ी कॉमन है और स्ट्रेस तो है जॉब सिक्योरिटी नहीं रही। फैमिली मेंबर्स का भी काफ़ी मतलब इलनेस रही है, कोविड की वज़ह से काफ़ी लोगों के फैमिली मेंबर्स भी एक्सपायर हुए हैं। तो ऐसे लोग अगर आपके इर्द-गिर्द हैं, तो आप एक उनको स्क्रीनिंग वॉच रख सकते हो उन पे। अगर इनमें जैसे मन इनका पर्सिस्टेंटली उदास रहता है, इनको किसी भी चीज़ में इनका मन नहीं लगता है, ये धीरे-धीरे अपने आप को बाकी लोगों से आइसोलेट करने लगते हैं, इनको कोई भी नए काम में मोटिवेशन नहीं फ़ील होता है, इनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, इनकी एपेटाइट कम हो जाती है, इनकी एनर्जी लेवल्स कम हो जाती है और वो फ्रीक्वेंटली अगर डिप्रेसिव थॉट बोलते हैं कि नहीं कुछ हो नहीं सकता, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा या ये सिचुएशन नहीं बदलेगी। अगर ऐसे सिम्पटम किसी में भी आप ऑब्ज़र्व करते हो तो ये इंडिकेशंस होता है, these are the warning signs or symptoms कि the one who has been suffering from this should जी। seek a immediate psychiatrist help, ओके। डॉक्टर की मदद लें। जी। डॉक्टर मैं अगला हुँ। सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्रोनिक स्ट्रेस की स्थिति में और कौन-सी बीमारियाँ होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? बिल्कुल। देखिए क्रोनिक स्ट्रेस से हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं इस चीज़ को। क्रोनिक स्ट्रेस से जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, जो मानसिक बीमारियाँ हैं, वो कौन-कौन सी बीमारियाँ बढ़ेगी। तो जैसे आपने बोला था कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बढ़ जाती है, डिप्रेशन की बीमारियाँ बढ़ जाती है, किसी-किसी में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी बढ़ जाती है। एक सोमैटोफॉर्म जिसमें पूरे बॉडी में दर्द रहना, पेन रहना, पेट साफ ना होना, अलग-अलग शारीरिक सिम्पटम्स, ये हो जाते हैं। पैनिक डिसऑर्डर किसी-किसी को पैनिक अटैक्स होते हैं, अचानक से हार्ट बीट तेज़ होना, पसीना आना, घबराहट होना, ऐसे लगना कि हार्ट अटैक ना आ जाए और डिप्रेशन। तो ये मानसिक बीमारियाँ हैं जो क्रोनिक स्ट्रेस से बढ़ती है। अब जी। इसके साथ-साथ आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो साइंस इतना इवॉल्व हुआ है कि हम शरीर और मन को अलग-अलग नहीं मानते हैं। हुँ, तो ऑब्वियस है कि अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो उसका इम्पैक्ट शरीर पे भी होता है। जिससे आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो बढ़ जाते हैं, काफ़ी लोगों में हाइपरटेंशन की बीमारी स्टार्ट हो जाती है। हुँ, काफ़ी लोगों में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है जिसकी वज़ह से डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट रिलेटेड बीमारियाँ बढ़ जाती है। इवन जो ब्रेन के स्ट्रोक्स है या पैरालिसिस है, वो भी चीज़ बढ़ जाती है। हुँ, इसके साथ-साथ ही एक और बीमारी होती है जिसको डिमेंशिया जो उम्र के हिसाब से हुँ, ब्रेन की सिकुड़न होने से जिसका मतलब ऑनसेट होता है, वो बीमारी भी बढ़ने के चांसेस हैं। ओके। डॉक्टर फिर वो कौन-सी बीमारियाँ जो स्ट्रेस को ट्रिगर करती हैं? देखिए स्ट्रेस इट्स मोर लाइकली अ विसियस साइकिल होता है मतलब बीमारियाँ स्ट्रेस को ट्रिगर करेगी, फिर स्ट्रेस बीमारी को ट्रिगर करेगी। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल अगर आप क्रोनिक स्ट्रेस में हैं और आपके हार्ट में मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक आने के बाद उस बंदे को और स्ट्रेस हो जाएगा कि मुझे हार्ट अटैक आया हुआ है, जी, जी। फिर मुझे अब मेडिकेशंस रेगुलरली लेना है, हो सकता है कल मुझे हार्ट अटैक आएगा।
तो काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं जो क्रोनिक इलनेसेस है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज़ और जो ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ और कैंसर्स की बीमारियाँ हैं, तो इसमें स्ट्रेस बढ़ जाती है और स्ट्रेस फर्दर इन बीमारियों को एग्रीवेट करती है। जी, तो बिल्कुल। एक विशियस साइकिल की तरह ये चीज़ें काम करती है। ओके। डॉक्टर मुझे ये भी बताइए क्या स्ट्रेस से हमारी इम्यूनिटी पर भी बुरा असर पड़ता है और कैसे? बिल्कुल बुरा असर पड़ता है। मतलब जो कांस्टेंट क्रोनिक स्ट्रेस के इन्फ्लुएंस में जो लोग होते हैं या जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, इनको वायरल फीवर्स या जैसे बाकी भी जो चीज़ें हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम रिलेटेड इलनेसेस काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका इम्यूनिटी पे हमारे पड़ता है और जिसकी वजह से जो ऑलरेडी अगर हमें कोई बीमारी है, जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया था कि जो क्रोनिक कैंसर पेशेंट है, जो पॉजिटिव रहे, जो मोटिवेटेड रहे, जिन्होंने प्रॉपर अपनी काउंसलिंग, साइकोथेरेपीज़ की, उनके जो जीने की क्षमता है, वो बढ़ गई है और जो पेशेंट ये सब नहीं कर पाए, तो उनकी जो डेथ्स है, कैंसर की वजह से भी मतलब जल्दी से हो गई है। जो हुँ। टाइम सर्वाइवल स्पैन था, उन लोगों का कम हो गया था। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो स्ट्रेस है, हमारे इम्यूनिटी पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इस स्ट्रेस का हमारे इम्यूनिटी पे होता है। हर किसी की स्ट्रेस हैंडल करने की अपनी-अपनी क्षमता होती है। सेम सिचुएशन में कोई बहुत पैनिक करता है तो कोई बिल्कुल नॉर्मल बिहेव। तो क्या जो पैनिक करते हैं उनको इसका खतरा ज़्यादा रहता है? बिल्कुल मैम आपने सही बोला है। इसको हम कोपिंग स्किल्स बोलते हैं कि जो हम हमारी जो क्षमता होती है किसी भी चीज़ के साथ डील करने की, तो हमारे मैकेनिज़्म्स होते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म हम बोलते हैं कि किसी भी स्ट्रेस, डेंजर, एंग्ज़ायटी के खिलाफ हमारे अपने डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं। तो जो लोग जिनकी पर्सनैलिटी ही थोड़ी-सी इमोशनल हो, जो एंग्ज़ियस हो, अवॉइडेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो, जो लोग इंट्रोवर्ट हो, जो हमेशा बाकी लोगों से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, सोशली विथड्रॉन रहते हैं, तो ये लोग प्रोन होते हैं स्ट्रेस के लिए और ऐसे लोगों में अगर क्रोनिक स्ट्रेस हो जाती है, तो जैसे आपने बोला कि जो पैनिक अटैक्स है या एंग्ज़ायटी है, इनमें ज़्यादा होती है और इनको बार-बार होने के चांसेस भी बने रहते हैं। जब तक ये अपने आप को साइकोथेरेपी से या काउंसलिंग से अपने स्वभाव में बदलाव ना लाए, तब तक ये लोग उस चीज़ के लिए प्रोन रहते हैं। और जी। इसके विपरीत जो लोग हैप्पी गो लकी तरह के हैं, जिनका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो उनको इमोशनली वेंटिलेट होने के लिए समय मिल जाता है। जैसे कोई चीज़ है, अगर कोई बुरी चीज़ भी उनके साथ हो जाती है, तो दे कैन शेयर विद देयर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मतलब इट एक्ट इन 2 वेज़। एक तो हम इमोशनली हल्के हो जाते हैं, हमारे मन में कोई तनाव नहीं रहता और हुँ, दूसरा है कि हमारा दोस्त या हमारे फ्रेंड या हमारे फैमिली मेंबर उसमें हमें कोई रास्ता भी बता सकते हैं। तो हुँ। वो 2 वे वेपोराइज़ेशन सिस्टम की तरह काम करता है। तो ऐसे लोग जो हैं, इनको स्ट्रेस जनरली इम्पैक्ट नहीं करती, करती भी है तो उसके सिम्पटम्स मतलब माइन्यूट होते हैं, कोई मेजर सिम्पटम्स नहीं होते हैं। जी। हुँ। जैसे कि डॉक्टर आप भी जानते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में मानसिक रोग को एक टैबू की तरह लिया जाता है, तो हमारे फैमिली और फ्रेंड्स हमारी किस प्रकार मदद कर सकते हैं इस बीमारी से हमें छुटकारा दिलाने में? बिल्कुल देखिए अपने यहाँ पे अभी भी इतना अवेयरनेस नहीं है कि मानसिक बीमारियों को हम बीमारी समझ के नहीं लेते हैं। जैसे अक्सर अभी भी लोगों को लगता है कि अगर कोई लड़का मानसिक बीमार है तो उसकी शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। या किसी बच्चा कोई मेंटली रिटार्डेड है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट उसका कम है तो इसकी पिटाई करो ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो अवेयरनेस के साथ ही धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि ये भी एक बीमारी है। जैसे किसी को भी टाइफाइड हो सकता है, कोविड हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, उसी तरह से मानसिक बीमारियाँ भी किसी को हो सकती है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, इनफैक्ट हर 4 में से मतलब एक इंसान इंडिया में डिप्रेसिव सिम्पटम से सफ़र कर रहा है। किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है, किसी के सिम्पटम्स उनके जो सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है, प्रोफ़ेशन है, उसपे इम्पैक्ट कर रहे हैं। कोई अपने लेवल पे मैनेज कर रहा है, बट ये काफ़ी ज़्यादा लेवल पे हमारे सोसाइटी में मौजूद है। तो हमें ऐसे लोगों को जो भी जैसे एनजीओज़ है या जो फिर जी। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है, साइकोलॉजिस्ट है, इन सब के माध्यम से हमें इनको अवेयर करते रहना चाहिए। जी। डॉक्टर 2016 की एक रिपोर्ट आई थी कि हर 10 में से एक व्यक्ति को डॉक्टरी सलाह की बहुत ज़रूरत है इस चीज़ में। जी, जी। डॉक्टर अगला बिल्कुल सही सवाल मैं है आपसे ये और लेना चाहती हूँ कि इसके ट्रीटमेंट में कितना समय लग सकता है? अ, मैम देखिए इसमें ये होता है कि 2 तरह की ट्रीटमेंट होती है। आमतौर पे जिस तरह से हम अपनी जाँचें करवाते हैं ब्लड की, उसी तरह आजकल साइकियाट्री और जो मानसिक स्वास्थ्य है बहुत इवॉल्व हो चुका है। तो कुछ टेस्ट होती है जिसके आधार पे हमें पता चलता है कि इसमें माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट है, सीवियर है, एंग्ज़ायटी की लेवल कितनी है, डायग्नोसिस और उसकी सीवियरिटी पता चल जाती है। जब उसके आधार पे जब हम इलाज शुरू करते हैं, मेडिकेशंस एंड काउंसलिंग, तो इन दोनों से विथिन 10 टू 15 डेज़ में देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, 30 टू 40% इम्प्रूवमेंट हो जाती है।
1 से डेढ़ महीने में लगभग 70 टू 80% की इम्प्रूवमेंट पेशेंट्स में आ जाती है। उसके बाद सिर्फ जो कोर्स होता है मेंटेनेंस मेडिकेशन का, वो बीमारी के जो डायग्नोसिस है उसके आधार पे किसी का 6 महीने, किसी का 9 महीने चलता है, तो उतना चला के फिर हम धीरे-धीरे मेडिसिन कम कर देते हैं, मेडिसिन्स बंद कर देते हैं। इस दौरान हम उस व्यक्ति को ट्रेन करते हैं कि वो अपने स्वभाव में बदलाव लाए, अपने व्यवहार में बदलाव लाए, अपने व्यक्तिमत्व में बदलाव लाए। अगर वो इसमें सक्सेस हो जाता है, तो उनकी दवाइयाँ भी छूट जाती है। मतलब आउट ऑफ जो नॉर्मल बीमारियाँ है, उसमें 95% लोगों की मेडिसिन्स भी बंद हो जाती है। जी, तो इस बीमारी में बेसिकली हमारे परिवार को और हमें अपनी खुद की मदद करने की बहुत ज़रूरत है डॉक्टर। बिल्कुल, बिल्कुल सही। डॉक्टर भागवत, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, पर आप अपने दोस्त खुद बनिए। अपने मन को शांत रखिए, कोई भी ऐसे विचार ना आने दीजिए जिससे आपको स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़े। दूसरों से बात कीजिए और योगा और मेडिटेशन का सहारा लीजिए और स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। और अगर आपके मन में भी हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.